सबसे पहले हम आपको रामलला के दिव्य मुख और मोहक मुस्कान के दर्शन कराएंगे। रामलला की पूर्ण तस्वीर में क्या खास है, वजन कितना है, कितने दिनों में इसे तैयार किया गया है और बाल रूप में क्या क्या है, इसकी एक एक डिटेल बहुत ही दिलचस्प तरीके से आपके सामने रखेंगे। फिर उन राम भक्तों की बात, रामलला की भव्य प्रतिमा को देखकर जिनकी आंखों में खुशी के आंसू छलक गए। आज हम आपको ऐसे अयोध्या से मिलवाएंगे जो आज से पहले कभी किसी ने नहीं देखी होगी। इस राम उत्सव पर हमने एक भव्य रील तैयार की है। वैसे भावुक सिर्फ भक्ति नहीं है, आज पीएम मोदी भी राम मंदिर को लेकर भावुक हो गए। सोलापुर की रैली के दौरान पीएम ने कहा, राम मंदिर के निर्माण से दशकों की पीड़ा दूर हो रही है, क्योंकि इससे पहले रामलला के दर्शन टेंट में होते थे। फिर इसके बाद सत्ता में कुछ ऐसी खबरें जो आपके काम की है। अगर आप भी बात बात पर एंटीबायोटिक दवाएं खाते हैं तो हमारी ये खबर आज बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, क्योंकि अब एंटीबायोटिक के खतरे पर सीधे स्वास्थ्य मंत्रालय का बड़ा एक्शन उसको लेना पड़ा है। सत्ता के हमारी अगली कुंजी हर उस माता पिता के लिए जरूरी है जो अपने बच्चों को पढ़ने के लिए कोचिंग सेंटर भेजते हैं। कोचिंग सेंटर्स की मनमानी पर इस बार सीधे सरकार ने हंटर चलाया है, जिसमें पहला बड़ा फैसला यह है कि अब 16 साल से छोटे बच्चों को कोचिंग सेंटर्स में एंट्री नहीं मिलेगी। फिर न्यू इंडिया को लेकर के बोइंग बूस्टर वाली खबर। आज पीएम मोदी ने बेंगलुरु में बोइंग इंडिया इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी सेंटर के कैंपस का उद्घाटन किया। अमेरिका के बाद बोइंग का यह भारत में सबसे बड़ा कैंपस है, लेकिन इससे फायदा क्या होगा, भारत की ग्लोबल सत्ता कैसे मजबूत होगी, ये सारे समीकरण समझेंगे। वैसे यूपीआई की ग्लोबल सत्ता भी और मजबूत होने वाली है, क्योंकि गूगल इंडिया और एनपीसीएल इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड ने एक ऐसा एमओयू साइन किया है जिसके बाद भारत पूरी दुनिया में यूपीआई का इस्तेमाल कर पाएगा। यानी अब गूगल पे की मदद से ग्लोबल यूपीआई कर पाएंगे। तो सत्ता के अयोध्या विशेषांक में खबरों की शुरुआत रामलला की खबर से करते हैं, जिसमें सबसे पहले रामलला की उस प्रतिमा की बात होगी जिसे गर्भगृह में स्थापित तो कर दिया गया है, लेकिन प्राण प्रतिष्ठा में अभी 2 दिन का समय शेष है। 22 जनवरी को दोपहर 12:20 पर प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम होगा। कल टीवी9 ने आपको सबसे पहले गर्भगृह में रामलला की तस्वीर दिखाई थी। रामलला की प्रतिमा की आंखों पर बंधी पट्टी के साथ पूरी दुनिया ने कल ये तस्वीर देखी थी। आज नई तस्वीर सामने आई है जिसमें रामलला की आंखों पर से पट्टी हटाई जा चुकी है। अब लोगों की उत्सुकता ये जानने की है कि रामलला श्याम वर्ण के क्यों हैं, उनकी प्रतिमा 51 इंच की क्यों है, भगवान राम की प्रतिमा में और क्या क्या है। इन सवालों के साथ हमने अपने न्यूज मित्रों के लिए रामलला की सत्ता वाली एक कुंजी तैयार की है, जिसमें हर एक सवाल का सटीक जवाब है। इसके अलावा इस कुंजी में अयोध्या में अंतिम चरण की तैयारियों की भी डिटेल है। कुछ राम भक्तों से सीधा संवाद है, लेकिन शुरुआत रामलला की प्रतिमा की तस्वीर से करते हैं। कल यानी गुरुवार को नवनिर्मित मंदिर के गर्भगृह में श्री रामलला की प्रतिमा को स्थापित किया गया। प्रतिमा को स्थापित करने में 4 से 5 घंटे का समय लगा। मंत्रोच्चार और पूजन विधि के साथ रामलला की प्रतिमा को आसन पर विराजित किया गया। इस दौरान रामलला की प्रतिमा बनाने वाले मूर्तिकार अरुण योगीराज और कई संत भी मौजूद थे। अब आपको विस्तार से इस प्रतिमा के बारे में जानकारी दे देते हैं। भगवान श्री राम का बाल्यकाल रूप है ये। रामलला की प्रतिमा 51 इंच की है। प्रतिमा का वजन 250 किलोग्राम का है। रामलला की प्रतिमा कमल पुष्प पर विराजमान है। उनके हाथ में तीर और धनुष है। रामलला की प्रतिमा अजानुबाहु है, यानी हाथ काफी लंबे हैं और घुटनों तक पहुंचते हैं। अगर इस प्रतिमा की भव्यता की बात करें तो इसमें कोमलता और विराट रूप दोनों दिखाई देते हैं। रामलला की प्रतिमा में ज्ञान मुद्रा, भगवान सूर्य, हाथ में धनुष, आभूषण, अंग वस्त्रम, ओम शब्द, कमल दल, शेषनाग, स्वास्तिक, आभा मंडल, कुंडल और केश तक को दर्शाया गया है। मूर्तिकार अरुण योगीराज की बनाई ये प्रतिमा शालिग्राम पत्थर से बनी है, जिसे बुधवार को ही कार्यशाला से मंदिर लाया गया था। रामलला की प्रतिमा में भगवान विष्णु के 10 अवतारों को भी दिखाया गया है, ये जिनके नाम है मत्स्य अवतार, कूर्म अवतार, वाराह अवतार, नृसिंह अवतार, वामन अवतार, परशुराम अवतार, राम अवतार, कृष्ण अवतार, बुद्ध अवतार और कल्कि अवतार। अब सवाल है कि इस प्रतिमा को 3 दिन पहले ही गर्भगृह में क्यों लाया गया,
ये प्रतिमा 51 इंच की ही क्यों बनी है, रामलला की प्रतिमा में और क्या क्या खास बात है, इस पर हमने राम मंदिर के पुजारियों को ट्रेनिंग देने वाले आचार्य पंडित विट्ठल से बातचीत के आधार पर एक ज्ञानवर्धक रील तैयार की है, जो देखिए फिर आगे की कुंजी खोलेंगे। बताइए विग्रह है क्या? विग्रह श्याम रंग का है और 51 इंच लंबा है। भगवान खड़े हैं, बाल रूप में है और बहुत माधुर्य दर्शन है। किस किस तरीके की अगर हम आकृतियों की बात करें तो कैसे कैसे क्या है? भगवान के विभिन्न जो आयुध हैं उनके साथ में, जय और विजय के साथ में, आदि शक्ति माँ के साथ में ऊपर और अष्टकमल दल पर खड़े हुए हैं। माधुर्य एकदम मुंद मंद मुस्कुराते हुए, बहुत बढ़िया दिव्य दर्शन है। कि ऊपर एक आदि शक्ति भी है। जी जी, आप जब दर्शन करेंगे तो ऊपर एक माँ का ऊपर जो भगवान का केंद्र बनाया गया है, ऊपर से नीचे देखेंगे तो ऊपर माता जी हैं और ऐसे ऐसे भगवान को परिध रूप में चारों तरफ से घेरे हुए, अर्थात भगवान जब प्रकट हो रहे हैं तो सभी देवी देवता भगवान के भी सभी स्वरूप, सभी आयुध, सभी स्वर और व्यंजन के साथ में ओंकार महाप्राण के रूप में सभी विद्यमान हैं और सभी प्रकट हो गए हैं। ऐसे भगवान सबके मध्य में भगवान खड़े। 51 इंच की मूर्ति ही क्यों रखी गई है? 51 इंच की मूर्ति अब वैदिक विधि विधान के अनुसार अपना रखी गई है। बाल स्वरूप को भी ध्यान में रखते हुए जो है? जी जी, हाँ, बाल स्वरूप को ध्यान में रखते हुए भी रखा गया कि भगवान बहुत बड़े ना हो जाएं, शुभ दर्शन रहे, इसीलिए। काले पत्थर का भी प्रयोग क्यों किया गया है? शालिग्राम भगवान का स्वरूप होता है, श्याम वर्ण होता है, क्योंकि जब कोई भी वर्ण होता है, कोई भी वर्ण मतलब स्वर और व्यंजन के रूप में, तो वह अप्रगट होता है। जब तक अप्रगट रहता, हमको दिखाई नहीं देता, तो किस रूप में होता है वह? बिल्कुल श्याम रंग में होता है। भगवान राम की एक और बहुत सुंदर तस्वीर भी सामने आ गई है। इस तस्वीर में भगवान राम की जो प्रतिमा है वो फूलों से सजी हुई है, आभूषणों से सजी हुई है। इस तस्वीर को भी थोड़ा ध्यान से देख लीजिए, कितनी सुंदर तस्वीर इस वक्त भगवान श्री राम की, रामलला की इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। अब उस प्रतिमा को फूलों से सजा दिया गया है, आभूषणों से भी सजा दिया गया है। ये बहुत ही एक्सक्लूसिव तस्वीर है जो इस वक्त TV9 भारतवर्ष पर आप देख रहे हैं। ये भगवान श्री रामलला की वो मूर्ति है, वो प्रतिमा है जो स्थापित की जा चुकी है और अब 22 तारीख को इसकी प्राण प्रतिष्ठा होनी है। तो वैसे तो प्राण प्रतिष्ठा से 22 जनवरी को है, लेकिन रामलला की पहली तस्वीर देखकर राम भक्त अपनी भावनाओं पर काबू नहीं रख पाए, उनकी आंखों में आंसू आ गए। ऐसे कई राम भक्तों ने TV9 भारतवर्ष से बात की। उनके लिए आज से बड़ा कोई दिन नहीं है, वो भाव विभोर हैं। आमतौर पर कोचिंग सेंटर्स की मनमानी को लेकर जो सबसे ज्यादा शिकायत देखने को मिलती है वो है बेलगाम फीस, लेकिन अब इस पर भी सरकार ने ब्रेक लगा दिया है। सरकार के निर्देश के मुताबिक कोचिंग सेंटर्स हर कोर्स की ट्यूशन फीस फिक्स करेंगे। कोर्स के दौरान फीस में कोई इजाफा नहीं किया जा सकता है। अगर किसी छात्र ने समय से पहले कोर्स छोड़ा तो 10 दिन के अंदर कोचिंग सेंटर छात्र को बची हुई फीस लौटाएंगे। सिर्फ इतना ही नहीं, कोचिंग सेंटर्स को हॉस्टल की फीस के साथ साथ मेस की फीस भी छात्रों को वापस करनी होगी और अगर किसी सेंटर की ज्यादा फीस वसूलने की शिकायत मिली तो उसका रजिस्ट्रेशन रद्द किया जाएगा। सरकार की गाइडलाइंस के मुताबिक कोचिंग सेंटर्स को नियम और शर्तों के उल्लंघन पर भारी जुर्माना भी देना होगा। अगर किसी ने इस गाइडलाइन का पहली बार उल्लंघन किया तो उसे 25,000 का जुर्माना देना पड़ेगा। दूसरी बार नियम तोड़ने पर जुर्माने की रकम 1 लाख रुपए तक होगी, जबकि तीसरी बार नियम के उल्लंघन पर रजिस्ट्रेशन भी कैंसिल किया जाएगा और भारी जुर्माना भी लगेगा। अब हम आपको यह भी बताते हैं कि आखिर कोचिंग सेंटर्स पर सरकार को ऐसी सख्ती क्यों करनी पड़ी, तो इसे भी समझ लीजिए। इसकी सबसे बड़ी वजह है छात्रों के तेजी से बढ़ते सुसाइड के केस। इसके अलावा गली नुक्कड़ में खुले जा रहे कोचिंग सेंटर्स की मनमानी भी इसका एक बड़ा कारण है। साथ ही साथ जो कोचिंग सेंटर्स छोटी छोटी दुकानों की तरह खोले जा रहे हैं, उनमें सुविधाओं की कमी की वजह से भी सरकार को इस तरह के कदम उठाने पड़े हैं। और अब बात करते हैं विकास की, सत्ता की बात करते हैं, जिसमें आज का दिन भारत के लिए बहुत बड़ा दिन है।
दुनिया की सबसे बड़ी एयरक्राफ्ट कंपनियों में से एक बोइंग ने भारत में बड़ा निवेश किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेंगलुरु में आज बोइंग इंडिया इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी सेंटर यानी BIETC के कैंपस का उद्घाटन किया। ये कॉम्प्लेक्स बेंगलुरु के केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के पास देवनहल्ली में है। 43 एकड़ में फैले इस कैंपस में बोइंग ने 1600 करोड़ रुपए का निवेश किया है। यह अमेरिका के बाहर बोइंग का सबसे बड़ा निवेश है। इस खास मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने बोइंग इंडिया इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी सेंटर के कैंपस का निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि यह परिसर भारतीय प्रतिभा में दुनिया के विश्वास को मजबूत करता है। एक दिन भारत इसी कैंपस में भविष्य के विमान डिजाइन करेगा। अब ये मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड इस संकल्प को सशक्त करता है। ये कैंपस भारत के टैलेंट पर दुनिया के भरोसे को और अधिक मजबूत करता है। आज का ये दिन इस बात को भी सेलिब्रेट करता है कि एक दिन भारत इस फैसिलिटी में एयरक्राफ्ट ऑफ द फ्यूचर को भी डिजाइन करेगा। अब सवाल यह है कि बोइंग के निवेश का भारत में क्या असर पड़ेगा। इसे समझने के लिए पहले यह समझिए कि बोइंग कितनी बड़ी कंपनी है। बोइंग दुनिया की सबसे बड़ी एरोस्पेस कंपनी में से एक है। एरोस्पेस में बोइंग की सत्ता की कितनी मजबूती है, इसे ऐसे समझा जा सकता है। दुनिया भर में इसके 10,000 कमर्शियल विमान चल रहे हैं। बोइंग की सबसे ज्यादा 39 कमाई डिफेंस, स्पेस और सुरक्षा क्षेत्र से होती है। वहीं कमर्शियल प्लेन में कंपनी 32% तक कमाई करती है। इसका मुख्यालय शिकागो में है। कंपनी के दुनिया भर में करीब 1,40,000 कर्मचारी हैं। इतना ही नहीं, अक्टूबर 2023 तक बोइंग का मार्केट कैपिटल लगभग 8,22,000 करोड़ रुपए तक पहुंच गया था। ये कंपनी हवाई जहाज, एयरक्राफ्ट, रॉकेट, उपग्रह, दूरसंचार उपकरण और मिसाइलों के डिजाइन, निर्माण से जुड़े प्रोडक्ट्स भी बेचती है। यानी एक ऐसी अंतर्राष्ट्रीय कंपनी जो फाइटर जेट से लेकर कमर्शियल प्लेन तक बनाने में माहिर है। आपको फिर से याद दिला दें कि बोइंग ने भारत में 1600 करोड़ रुपए का निवेश किया है। दूरगामी भविष्य का टारगेट यह है कि यहां न सिर्फ भारत के लिए बनने वाले विमान के कल पुर्जे बने, बल्कि विमानों की डिजाइनिंग भी यहां हो सके। बोइंग का भारत से कनेक्शन समझने के लिए आपको कुछ तस्वीरें भी आइए दिखाते हैं। आपको वीडियो दिखा रहे हैं जो हम, ये वीडियो C-17 ग्लोबमास्टर का है। दुनिया में भारत के लोग कहीं फंसे हो या फिर सैनिकों को बड़े पैमाने पर एक साथ युद्ध सामग्री भेजनी हो या विदेश में प्राकृतिक आपदा के दौरान राहत भेजना हो, C-17 ग्लोबमास्टर हर वक्त तैनात रहता है। खासकर रूस यूक्रेन युद्ध के दौरान यूक्रेन से लाए गए हजारों भारतीयों को बचाने में ग्लोबमास्टर का अहम रोल था। C-17 ग्लोबमास्टर को बनाने वाली कंपनी बोइंग ही है। अब ये समझिए कि बोइंग के निवेश जमीन पर क्या क्या बदलाव देखने के लिए मिलेगा। अभी तक बोइंग भारतीय सेना को C-17 कैरियर एयरक्राफ्ट और पेट्रोलिंग एयरक्राफ्ट की सप्लाई करता रहा है। बोइंग से खरीदे गए विमानों के कल पुर्जे तक अमेरिका से आते थे, लेकिन यहां निवेश होने से अब उनका निर्माण भी यहीं होगा, यानी देश में। लेकिन भारत में कैंपस खुलने के बाद बोइंग टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी करेगा, जिससे स्वदेशी रक्षा उपकरण बनाने की भारत की क्षमता बढ़ेगी। अगर भारत के सिविल एविएशन मार्केट की बात करें तो 2024 के अंत तक इसके 1,12,000 करोड़ रुपए तक पहुंचने का अनुमान है। ऐसे में बोइंग के निवेश के बाद दूसरी एयरक्राफ्ट कंपनियों के निवेश बढ़ने की संभावना भी है, जिससे भारत की क्षमता भी बढ़ेगी और रोजगार भी बढ़ेंगे। वैसे आपको यह भी बता दें कि बोइंग ने 2015 में टाटा बोइंग एरोस्पेस लिमिटेड का गठन किया था, जो जॉइंट वेंचर में अपाचे हेलीकॉप्टर के कुछ पुर्जों का निर्माण करता है। वैसे आपको यह भी बता दें कि भारत बोइंग के लिए एक बड़ा मार्केट भी है। पिछले एक साल में भारत ने बोइंग की बड़ी संख्या में विमानों के ऑर्डर दिए थे। एयर इंडिया ने फरवरी 2023 में बोइंग को 220 विमानों का ऑर्डर दिया था। अकासा एयरलाइंस ने भी बोइंग को 150 विमानों का ऑर्डर दिया था। वैसे आपको यह भी बता दें कि बोइंग 107 साल पुरानी कंपनी है। 1903 में जब राइट ब्रदर्स ने पहली बार उड़ान भरी तो अमेरिका के कारोबारी विलियम बोइंग के मन में विमानों को तैयार करने वाली कंपनी की शुरुआत करने का ख्याल आया।
1916 में उन्होंने एरो प्रोडक्ट्स नाम से कंपनी बनाई। करीब 1 साल में इसका नाम बदलकर बोइंग एयरप्लेन कंपनी रखा गया, जो आज दुनिया की सबसे बड़ी एरोस्पेस कंपनी है। वैसे 2018 में बोइंग की क्रेडिबिलिटी पर सवाल भी उठे। 2018 में इंडोनेशिया और 2019 में इथियोपिया में हुए विमान हादसों में 346 लोगों की मौत हुई। इन घटनाओं के बाद बोइंग के 737 मैक्स विमान करीब 20 महीने तक उड़ान नहीं भर पाए थे, जिसके बाद कंपनी ने इनके फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम के सॉफ्टवेयर में बदलाव किए और फिर इस मॉडल की उड़ानें एक बार फिर शुरू हुई। ऐसे आज बेंगलुरु में बोइंग के इंडिया कैंपस की शुरुआत के अलावा पीएम मोदी ने बोइंग सुकन्या की भी शुरुआत की। इसका उद्देश्य देश भर में लड़कियों को बढ़ते विमानन क्षेत्र में स्कॉलरशिप देना है। बोइंग सुकन्या के जरिए लड़कियों को साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथ्स यानी स्टेम में करियर बनाने में मदद के लिए 150 जगह पर स्टेम लैब बनाए जाएंगे। इतना ही नहीं, जो लड़कियां पायलट की ट्रेनिंग लेना चाहती हैं, उन्हें छात्रवृत्ति भी दी जाएगी। आपको यह भी बता दें कि भारत में एविएशन सेक्टर में 15% महिलाएं हैं, जो दुनिया में सबसे ज्यादा है और वैश्विक औसत के मुकाबले 3 गुना ज्यादा भी है। आज पीएम आवास योजना के तहत बनी देश की सबसे बड़ी सोसाइटी का लोकार्पण हुआ है और मैं जाकर के देख के आया। मुझे भी लगा कि काश मुझे भी बचपन में ऐसे घर में रहने का मौका मिला। ये चीजें देखता हूं, मन को इतना संतोष होता है। इन हजारों परिवारों के सपने जब साकार होते हैं